दोस्तों नमस्कार। गुजरात चुनाव में अब एक हफ्ते का समय रह गया है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और विशेष रूप से प्रार्थना कर रहा हूँ इसमें अपने गुजरात के सारे भाई बहनों से, माताओं से और गुजरात के बुजुर्गों से, गुजरात के बच्चों से। एक हफ्ते बाद गुजरात में चुनाव है, आप सबको पता है। और इस चुनाव में जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, वो सारी बातें मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी और तमाम भाजपा के छोटे बड़े नेता, वहाँ के प्रत्याशी, वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी सब आपको बता चुके हैं। और आप खुद जो उन्होंने बताया है वो सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बताया है। आप खुद वहाँ की स्थिति को, परिस्थिति को एक एक साल से अच्छे से जानते हैं और सालों से गुजरात में रहते हुए आप लोग वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। पिछले 27 साल में क्या हुआ ये भी आपने देखा है। उससे पहले कैसे वहाँ पे माफिया राज चलता था, गुंडा राज चलता था, हर शहर में एक दादा हुआ करता था, वो सब आपने देखा है, झेला है। और पिछले 27 साल में आप कितने शांति से वहाँ रह रहे हैं ये भी आपको पता है। मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आज आपसे 3 मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते बाद अगले इतवार को जब वोटिंग होगी गुजरात में, तो प्लीज़ 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 मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरा वीडियो और इस वीडियो में मेरी कही गई ये 3 बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं फिर दोहरा दूँ कि बाकी सब बातें आप अच्छे से जानते हैं और मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, भूपेंद्र भाई पटेल सारे नेता आपको बता भी चुके हैं कि गुजरात की क्या स्थिति है। तो जो मैं 3 बातें बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहली बात है गुजरात की अस्मिता की, गुजरातियों की अस्मिता की, गुजरातियों के सम्मान की, गुजरातियों के अभिमान की। उसमें यह है कि आप देखिए, इतिहास आप उठा के देखिए कि गुजरात के जो हमारे बड़े नेता रहे जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई, इस कांग्रेस पार्टी ने उन सब लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया और मक्खी जो पड़ी हुई होती है ना दूध में, उसकी तरह उनको निकाल के फेंक दिया। मैं 3-4 लोगों के आपको बस नाम बताऊंगा। महात्मा गांधी, बापू जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका कांग्रेस ने कोई सम्मान नहीं किया, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया। नेहरू परिवार ने और नेहरू जी ने खुद गांधी जी का इस्तेमाल किया और भारत के प्रधानमंत्री बन गए। जिस दिन वो प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, आपको शायद पता होगा, उस दिन बापू दिल्ली में भी नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति में अगर इतना सम्मान था तो उनका इंतजार करते, या उनकी जब हत्या हुई उनका इलाज करवाते, नहीं हुआ। अब आप आइए सरदार पटेल पे। सरदार पटेल, आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना अपमान किया उन्होंने, कितना कांग्रेस ने और नेहरू जी ने कितना सरदार पटेल को अपमानित किया। वो चुने गए अध्यक्ष के पद में लेकिन वो अध्यक्ष नहीं बन पाए, वो चुने गए प्रधानमंत्री के लिए लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और गृह मंत्री रहते हुए भी जिस आदमी ने पूरा देश हमारा बिखरा हुआ उसको एक कर दिया, सिर्फ उनको नेहरू जी ने कश्मीर में अपना हस्तक्षेप नहीं करने दिया और कश्मीर आज भी हमारे लिए नासूर बना हुआ है। ये सब आपको छुपा हुआ है। और उसके बाद भी आप देखिए, सरदार पटेल की मृत्यु के बाद क्या उनके साथ व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि गुजराती था, गुजराती था वो, कोई नेहरू नहीं था, वो कोई फेक गांधी नहीं था, उसका कोई हक नहीं था सम्मान का, इसीलिए उसके साथ अपमान किया गया। भारत रत्न नहीं दिया गया। अगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी नहीं होती ना तो शायद आज भी सरदार पटेल को भारत रत्न नहीं मिलता। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, विपक्ष लगातार 2 बातें कहता है। एक, कि ये मोदी शाह तो बाहरी हैं, ये दिल्ली में कैसे आ गए, ये दिल्ली के नहीं है, ये देश के नहीं है, ये बाहरी हैं, बाहरी बता दिया गया उन्हें। और जो दिल्ली से जाके आप गुजरात में आपके यहाँ प्रचार कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें झूठ बोल बोल के आपको बता रहे हैं, वो सब गुजराती हो गए, वो सब देश के हो गए। मोदी और अमित शाह बाहरी है। दूसरा, आप देखिए, हर एक बात पे मोदी जी ने जो काम किए, देश आज कहां से कहां पहुंच गया। आपकी गुजरातियों, आपकी अस्मिता की बात कर रहा हूं, आपके स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की बात कर रहा हूं मैं। हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति वो भी गुजराती हैं। तो कौन? अंबानी जी और अडानी जी, उनके पीछे सब पड़े रहते हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, मोदी के दोस्त हैं, मोदी ने अपने दोस्तों को सारे काम दे दिए, मोदी ने अपने दोस्तों को सारे ठेके दे दिए। अरे भाई साहब, आप एक बात बताइए, आपके सम्मान की बात कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक जमाना था जब बोला जाता था विश्व का सबसे अमीर आदमी कौन, तो रॉकफेलर।
और हम हिंदुस्तान में छाती चौड़ी करके बोलते हैं रॉकफेलर ना, अमेरिकन रॉकफेलर विश्व का सबसे अमीर आदमी है। उसके बाद सबसे अमीर आदमी कौन? बिल गेट्स। हम बड़े छाती चौड़ी चौड़ी करके बोलते हैं बिल गेट्स ना दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन? मार्क जकरबर्ग हो गया। उसके बाद एलन मस्क, आजकल एलन मस्क चल रहा है। हम यहाँ छाती चौड़ी करे पड़े हैं, एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। और भाई साहब, जब दुनिया के दूसरे अमीर नंबर पे सबसे देश का अमीर आदमी हुआ अंबानी, मुकेश अंबानी, उसके बाद अमीर आदमी हुआ गौतम अडानी। जब गौतम अडानी का जब नंबर आया तो क्या बोला गया? वो गौतम अडानी चोर है, उसने टैक्स की चोरी करी है, वो मोदी का दोस्त है, मोदी ने उसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। क्या अगर यही गौतम अडानी कोई एलन मस्क होता, यही मुकेश अंबानी कोई बिल गेट्स होता, तो हम बड़ी छाती चौड़ी कर रहे होते। लेकिन चूंकि वो भारतीय है, वो गुजराती है, इसीलिए उसको बोला जा रहा है कि वो चोर है, वो बदमाश है, वो मोदी का दोस्त है, वो अमित शाह का भाई है, इसीलिए उसको उसकी तारीफ की जा रही है। नहीं, आप लोग समझिए, अगर मैं आपको एक दूसरी बात बोलता हूं, आज के डेट में, आज के दिनांक में सिर्फ इस देश से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी और उनकी संपत्ति और उनकी प्रॉपर्टी और उनके पैसे को और उनकी इंडस्ट्री को देश से अलग कर दिया जाए, मैं बोल रहा हूं भिकमंगा हो जाएगा हमारा देश। और गुजरात तो खत्म। आप खुद देख लीजिए ना कि उन लोगों ने देश को क्या नहीं दिया। ठीक है, वो बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है, वो दुनिया के, हमारे देश के सबसे बड़े आदमी, हमें गर्व है उन पे। वो सिर्फ अपने लिए पैसा नहीं कमा रहे, हमारे देश को लाखों करोड़ रुपए हर साल वो टैक्स देते हैं, लाखों लोगों को नौकरी दी हुई है। आप अगर मुझे सुन रहे हो ना अहमदाबाद में, आप गुजरात में, आप अहमदाबाद से सिर्फ अंबानी अडानी को हटा दीजिए, उनके नाम की हर एक चीज हटा दीजिए आप, और सोचिए, ध्यान करिए कि अगर उन्हें हटा दिया जाए, उनकी बिजनेस को हटा दिया जाए, उनकी संपत्ति को हटा दिया जाए, उनके किए गए अच्छे कामों को हटा दिया जाए, गुजरात की, बड़ौदा की, अहमदाबाद की क्या स्थिति होगी? भीख मांगने की नौबत आ जाएगी हमारी। और उस हमारे देश के मेहनतकश बिजनेसमैन को ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस, ये कहते हैं ये मोदी का दोस्त है, कहते हैं कि ये चोर है। क्यों? क्योंकि गुजराती है। तो इसीलिए अपना वोट जब आप अगले संडे को डालने जाएं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गुजराती अस्मिता आपके पास होनी चाहिए। वो हमारे लिए गौरव का है। मैं गुजराती नहीं हूं, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूं, और मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और गौतम अडानी जैसे लोग ना मेरे लिए बाहरी हैं और ना चोर हैं और ना बदमाश हैं, ना मक्कार हैं। वो हमारा गौरव है, और वो लोग उन जैसे लोग हैं, इसीलिए हम लोग आज जिंदा है, और इसीलिए भारत 5वीं और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर ये लोग नहीं होते ना तो आज हम कहीं पड़े होते पिछवाड़े में। और मैं आपको थोड़ा सा हंसी मजाक में भी ले जाता हूं कि अभी मोदी जी गए, पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 जो नेशंस है, बिग 20, G20 का अध्यक्ष बन गया भारत। ये गर्व का विषय नहीं है? ये गुजरातियों के लिए गर्व का विषय नहीं है क्या? एक जमाना था कि ऐसी किसी मीटिंग में जब भारत का प्रधानमंत्री जाया करता था तो बताना पड़ता था कि चौथी लाइन में कोने से 5वां जो मोजा दिख रहा है ना, वो भारत का प्रधानमंत्री है। आज भारत का प्रधानमंत्री सबसे आगे खड़ा होता है और G20 जैसे देशों का अध्यक्ष चुना जाता है। ये है गुजराती, ये है भारतीयता, ये है नरेंद्र मोदी। तो वोट डालते समय मेरी एक इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव सिर्फ गुजरात का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारतीयता का चुनाव है। ध्यान रखिएगा, ये चुनाव 2022 का गुजरात का विधानसभा चुनाव नहीं है। इस 2022 के गुजरात चुनाव में भारत की नींव रखी जानी है। 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, इसकी तैयारी आज शुरू हुई है। उसके नींव, आप लोग सब इस नींव का पत्थर हो। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर एक भी गुजराती, एक भी भारतीय अगर ये चाहता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, और मैं अभी आपको यह भी बताऊंगा कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री क्यों बनना है, तो अगर आप चाहते हो तो सिर्फ कमल, सिर्फ भाजपा, सिर्फ नरेंद्र मोदी, सिर्फ भूपेंद्र भाई पटेल, इसके अलावा कुछ नहीं, याद रखिएगा।
अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूं कि ये चुनाव, इस चुनाव में जो आप आज हो गुजरात में, आपकी जो इज्जत है, आपने जो कमाया है, आप जो सुख शांति से रह रहे हो, आप जिंदा हो, मैं कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं वास्तविकता कि आप जिंदा हो, उसका एक ही कारण है, और वो कारण है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। अगर ये नहीं होते ना तो आप समझ सकते हो कि आपकी क्या स्थिति होती। तो इसीलिए इनको भूलना नहीं है। चुनाव में अपना वोट जब डालने जाए अगले इतवार को, आप तो भूलिएगा मत इस मेरे तीसरे पॉइंट को। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि देखिए क्या होता है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो अब है नहीं गुजरात में, वहां तो कठपुतली मुख्यमंत्री है। नहीं, आज जो भी गुजरात है वो नरेंद्र मोदी जी का है, और नरेंद्र मोदी जी के एक वो प्रोडक्टिव आदमी है, वो वहां ऐसे काबिल, ऐसा सिस्टम और ऐसी सरकार छोड़ के गए हैं जो आज तक काम कर रही है। और हमारी जिम्मेदारी ना, देखिए मैं आपको बताता हूं, आप जब नरेंद्र मोदी जी होते फिर आप गुजरात में भाजपा हार जाती तो मुझे कोई दुख नहीं होता, किसी को कोई दुख नहीं होता। लेकिन आज वो अगर वहां नहीं है, वो दिल्ली में है, वो देश की कमान संभाल रहे हैं, तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो 4 गुना बढ़ जाती है। और इस बार एक चीज और याद रखिएगा कि बीजेपी आज तक सबसे ज्यादा 127 सीट लेके गुजरात में जीती है, तो उतनी सीट तो आनी ही आनी है। लेकिन अगर आपको एक मिनट भी लगता है, किसी भी गुजराती को, मैं हर एक गुजराती को बोल रहा हूं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर आपको लगता है कि आप वाकई में नरेंद्र मोदी के किए गए एहसानों को चुकाना चाहते हो, आप वाकई में चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो किया उसका मुझे सूद सहित वापस करना है, कुछ भी इस देश को, इस दुनिया को देना चाहिए, उस आदमी को तो देखो कुछ चाहिए नहीं, संत आदमी है, सबको पता है, मुझे उसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देश के लिए वाकई कुछ करना चाहते हो, देना चाहते हो, तो 150 से 1 सीट कम गुजरात में अगर आती है तो मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी के साथ धोखा होगा, उस महान आत्मा के साथ धोखा होगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना फिर कि वो हो वहां के, वो मुख्यमंत्री हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी 4 गुनी हो जाती है। आप एक एग्जांपल भी देखिए, मैं जब घर में रहता हूं ना तो मेरे बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, जिम्मेदारी पूर्ण काम नहीं करते, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, दरवाजा खुला है चिंता नहीं, लाइट जली है चिंता नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उन्हें क्या लगता है कि अरे मम्मी पापा है ना घर में। लेकिन मैं आपको वास्तविक बात बता रहा हूं कि जब हम घर में नहीं होते हैं तो मेरे बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझ के सारा काम करते हैं। लाइट भी बंद होगी, नल भी बंद होगा, दरवाजा भी बंद होगा, घर साफ सफाई होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, व्यवस्थित तरीके से रहेंगे। तो अब जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में नहीं है, अमित भाई शाह गुजरात में नहीं है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी, घर के छोटे होने के नाते, घर के बच्चे होने के नाते, घर के भाई बहन होने के नाते, आपकी और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि जब उसका जो परिणाम आपको देना है वो ऐसा देना है कि उनको गर्व हो कि मैं था तो मेरे बच्चे जैसे भी थे, लेकिन जब मैं नहीं हूं तो मेरे बच्चे, जो मैंने सिखाया है, जो मैंने उन्हें विरासत दी है, जो मैंने उन्हें संस्कृति दी है, जो मैंने सरकार उन्हें दी है, उसका आज वो मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे शब्द नहीं है मेरे पास, वो मुझे आज भरपूर तरीके से वापस कर रहे हैं। तो आपकी ये जवाबदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरी 3 चीजें ध्यान में रखिएगा। और हाँ, एक चीज और, मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि आप ये सब करके नरेंद्र मोदी का एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं, ये बात मोदी जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो पुरुष, महापुरुष आदमी है। वो तो कहते हैं कि मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ वो किया जो देश के लिए भला था, जो मेरे समाज के लिए भला था, जो मेरे गुजराती भाइयों के लिए भला था, मैंने वो काम किया, भला हो सकता था। वो नहीं कहते कि मैंने किसी पे कोई एहसान किया, वो अपने आप, वो प्रधान सेवक हैं वो हमारे, उन्होंने सिर्फ सेवा करी, राजनीति में निस्वार्थ सेवा करी, कभी एक पैसे के लिए या पद के लिए या नाम के लिए वो नहीं भागे। तो ऐसे आदमी को अगर ये पता लगेगा या मैं उन्हें ये लगे कहीं से कि एहसान किया, नहीं, वो उन्होंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ये ऐसा वो मानते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम अगर आज सांस ले रहे हैं खुली हवा में, हम आज गुजरात जैसे प्रदेश में रह रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट विकसित प्रदेश है, शांति वाला प्रदेश है, जहां माँ बहन है भाई सब सुरक्षा में रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की देन है। तो उस एहसान को भी आपको चुकाना है। तो इस एहसान को चुकाने का सिर्फ एक ही होगा तरीका कि 150 सीटें कम से कम भाजपा को मिलनी चाहिए। ये 3 बातें आप मेरी ध्यान रखिएगा। एक, गुजराती अस्मिता। दूसरा, 2024 से आगे आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं। और तीसरा, नरेंद्र भाई मोदी के कामों का, एहसान का हमें बदला चुकाना है, बदला देना है। हमें यह दिखाना है कि
उन्होंने हमें जो सीख दी, हम उस पे खरे उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं। तो आप सभी गुजराती भाइयों से मेरा फिर से एक बार निवेदन है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में कम से कम 150 सीटें बीजेपी की जरूर आनी चाहिए। इससे एक सीट भी कम मजबूत, कुछ भी हो, कोई भी डिफरेंस हो, कुछ भी हो, हर हालत में 150 सीटें आनी चाहिए। और आपकी वो 150 सीटें जो आएंगी ना, वो ही जो दिल्ली से और कहां कहां से जो बाहरी आपके यहाँ आके घुस रहे हैं और आपको बहका रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, आप असलियत से आपका पर्दा डाल रहे हैं, उन सबको आपका एक ही जवाब होगा, 150 प्लस सीटें फॉर बीजेपी इन कमिंग 2022 असेंबली इलेक्शन ऑफ गुजरात। जय हिंद, जय भारत, गुजरात जिंदाबाद।